साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन टेस्ट सीरीज़ के क्रम में आज की अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है सेकंड टेस्ट सीरीज, जिसमें मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन है आपके NCERT जो 11-12 की बुक है उसके ऊपर आधारित है। चाहे आप रीट सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी भी टीचर से रिलेटेड एग्जाम की आप तैयारी करें, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है। तो जो भी चैनल पे नहीं है प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर टेस्ट सीरीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मिनीसोटा परीक्षण निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उदाहरण है? आपको देखना ऑप्शन है यहाँ पे लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण, ब यांत्रिक परीक्षण, स पास अलोंग परीक्षण और द सृजनात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनीसोटा जो परीक्षण है वो लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण का एक उदाहरण है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की जो अभिक्षमताएं होती है, जो जन्मजात जो कौशल होता है, कौन से व्यक्ति में कौन सा कौशल जन्मजात होता है, इसका पता लगाने के लिए मिनीसोटा परीक्षण का यहाँ पे अपन उपयोग कर सकते हैं। मिनीसोटा परीक्षण का उपयोग अक्सर मनोरोग निदान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत परीक्षणों के अंतर्गत इसको काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन था नहीं, इसलिए यहाँ पे लिपि के जो अभिक्षमता परीक्षण वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, निम्न में से कौन से व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रोजनवेग चित्रगत कुंठा परीक्षण, ब कथानक बोध परीक्षण जिसको अपन TAT भी कहते हैं, थर्ड सम्मोहन विधि और दह वाक्य पूर्ति परीक्षण। आपको इनमें से देखना है कि कौन सी इनमें से प्रक्षेपी विधि नहीं है, यानी इनमें 3 प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है और एक विधि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको पहले ये देखना है कि जैसे कौन सी विधि रोजन इसके अंतर्गत, जैसे पहली है ये प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है, TAT जो विधि है वो भी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है, वाक्य पूर्ति परीक्षण जो SCT है इसका वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टेंडलर का, ये भी इसके अंतर्गत प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। तो इसका जो एक अलग ऑप्शन क्या हो जाएगा, सम्मोहन जो विधि है यह व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत नहीं आती। आपको पता है कि जो व्यक्तित्व का मापन करने के लिए मुख्यतया अपन प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी विधियों काम में लेते हैं। इसके अलावा कुछ आत्म प्रतिवेदन माप भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रक्षेपी विधि के बारे में पूछा गया था, तो बाकी इसके अलावा सभी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में निम्न में से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आपके सामने ऑप्शन है भाषा, ब पुनर्बलन, स अनुकरण और द भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो ये देखिए क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है, पियाजे के अनुसार बात की जा रही है तो पियाजे कहते हैं कि बालक वातावरण में अपनी इंद्रियों के माध्यम से वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो भौतिक विश्व यानी जिस स्थान पर वह है वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ पे जब बालक अंतःक्रिया करेगा तो वैसी स्थिति में उसको अनुभव मिलेगी और इसके द्वारा, इस अनुभव से ही बालक का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। इसके द्वारा ही बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। अब भाषा जो है बालक के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये वाइगोत्स्की का कथन आ जाता है। तो इनके अलावा ये पियाजे के, चाहे आप अनुकरण को बात करें तो अपन कह सकते हैं बांडुरा का जो सिद्धांत है वो बालक के व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत आ जाता है। पुनर्बलन इनको अन्य मनोविज्ञान, यहाँ पे आपको पियाजे के से संबंधित पूछा गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्यक्ति किस दिशा की ओर अनुक्रिया करेगा? यह मुख्यतया किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके सामने है, व्यक्ति किस दिशा की ओर अनुक्रिया करेगा, यह मुख्यतया किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन आपके सामने, अ व्यक्ति की इच्छा पर, ब चालकता के स्तर पर, स प्रेरणा पर और द अधिगम पर। व्यक्ति का व्यवहार एक समय तक उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी जो दिशा निर्धारित होती है वो होती है किस पर, व्यक्ति की आवश्यकताओं में उसकी चालकता के स्तर पर। जैसे व्यक्ति की एक समय में व्यक्ति की कई आवश्यकताएं हो सकती है, ठीक है। जैसे आवश्यकताओं में अपन ले सकते हैं भोजन, पानी और नींद, ये व्यक्ति की कई आवश्यकताएं।
व्यक्ति सभी आवश्यकताओं के बारे में विचार करता है, लेकिन इनमें से वह व्यक्ति किसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा वो इस पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति की जो चालकता का जो स्तर है इन तीनों में से चालकता का स्तर किसका ज़्यादा है। जिसका चालकता का स्तर ज़्यादा होगा व्यक्ति का व्यवहार उसी दिशा में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बुद्धि के संबंध में आपको इनमें से सही कथन देखना है। पहला ऑप्शन है बुद्धि से विवेकशील चिंतन तथा अमूर्त चिंतन करने में सहायता मिलती है, ये कथन सही है। फिर बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विलियम स्टर्न ने दिया, ये भी कथन सही है। बुद्धि का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, तो ये भी सही है। तो इसको देखते ही इसका आंसर क्या हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी। निम्न में से कौन अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। आपके सामने ऑप्शन है ए खेलना, ब रुचि, स ए व ब दोनों अर्जित प्रेरक के उदाहरण है, और या इसमें ऑप्शन है द विश्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा। आपको पूछा गया किसके बारे में, अर्जित प्रेरक का उदाहरण। तो देखिए जो खेलना होता है वो स्वाभाविक प्रेरक के अंतर्गत आता है, क्योंकि बालक जन्म के कुछ समय के बाद में वो खेलना सीखता नहीं है, वो व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उसके बाद में बात करें व्यक्ति का विश्राम करना, वो भी किसके अंतर्गत आ गया, स्वाभाविक व्यवहार के अंतर्गत आता है, कि व्यक्ति हर बालक बिना आराम करना उसको सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति का एक स्वाभाविक व्यवहार होता है। तो अर्जित के अंतर्गत कौन सा हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब। रुचि जो है व्यक्ति की अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आती है, इसको व्यक्तिगत प्रेरक के अंतर्गत भी अपन इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अभिप्रेरणा के संदर्भ में आत्मसम्मान और आत्मतृप्ति जैसे संप्रत्यों का संबंध किस उपागम से है। अभिप्रेरणा के अंतर्गत कई उपागम हैं, उनमें से जो आत्मसम्मान और आत्मतृप्ति, जिसको अपन कह सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि भी अपन इसको कह सकते हैं, इन संप्रत्यों का संबंध कौन से उपागम है। आपको बताओ कि ये जो संप्रत्यय किससे संबंधित है, ये संप्रत्यय मैस्लो से संबंधित है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैस्लो कौन से उपागम के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन है व्यवहारवादी उपागम, ब मनोगतिक उपागम, स मानवतावादी उपागम और द सांस्कृतिक उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैस्लो जो है किस उपागम के अंतर्गत आते हैं, मानवतावादी उपागम के अंतर्गत। मैस्लो के अलावा एक और व्यक्ति है कौन, कार्ल रोजर्स, ये दोनों ही मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। और कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था, स्वप्रत्यय सिद्धांत दिया था। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण कौन सी संस्था करती है। आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ब राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, स राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, और द है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, आरटी के तहत कक्षा 6 से 8 तक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि 1 से 5 तक कार्य दिवसों की कितनी संख्या होती है। 6 से 8 के बारे में पूछा जाए तो उसके कार्य दिवसों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन है 200 कार्य दिवस, ब 230 कार्य दिवस, स 220 कार्य दिवस, और द 235 कार्य दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पूछा गया किसके बारे में, 6 से 8 के बारे में पूछा गया, तो इसका हो जाएगा 220 कार्य दिवस। और 1 से 5 का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना 200 कार्य दिवस। फिर है हर्जबर्ग मैस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है, ए शारीरिक आवश्यकता, ब आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता, स सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, और द है आत्म वास्तविकरण संबंधी आवश्यकता। तो मैस्लो की जो आवश्यकता है उनमें सबसे उच्च स्तरीय जो व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आत्म वास्तविकरण संबंधी आवश्यकताएं, जिसको अपन कह सकते हैं आत्मसिद्धि संबंधी आवश्यकता भी इसको
कह सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, किसके अनुसार बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है? किसके अनुसार बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है? ऑप्शन आपके सामने ए बेसलर, ब एबिंगहॉस, स रोस और द जेनसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनसन। ये परिभाषा किसकी है? जेनसन की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संबंध में सही है? आपको व्यक्तित्व के संबंध में सही कथन देखना है। ए व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। फिर है यह जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का, व्यक्तित्व पूर्णतः न तो जन्मजात है और न ही पूर्णतः अर्जित है, बल्कि क्या जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रवृत्तियों का योग है। तो ये भी कथन सही है। फिर व्यक्तित्व के आधार पर भविष्य में होने वाले व्यवहारों की संभावनाएं प्रकट की जाती हैं, की जा सकती है। व्यक्तित्व की प्रकृति जो होती है अपेक्षाकृत स्थिर होती है। एक व्यक्ति की व्यक्तित्व की पहचान करने के बाद में हम उसके बारे में संभावित भविष्यवाणी कर सकते हैं। पूर्णतः हम किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावित हम उसके व्यवहार के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है? आपको पूछा गया कौन सा भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें ए बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, ये उसके सामाजिक विकास में या अपन कह सकते हैं संवेगात्मक भावात्मक विकास में सहायक है। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, फिर है संवेगों का दमन और फिर आचरण व्यवहार सीखना। तो इसमें व्यक्ति का अगर संवेगों का दमन किया जाए तो व्यक्ति दुश्चिंता से ग्रसित होने की उसकी संभावना रहती है। दुश्चिंतित या अपन कह सकते हैं मनोविकारों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका सही आंसर हो जाएगा से। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से भग्नाशा का कारण है। भग्नाशा जिसको अपन क्या कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, इसको अपन और क्या कह सकते हैं कुंठा भी कह सकते हैं। भग्नाशा को अपन कुंठा भी कह सकते हैं। भग्नाशा सबसे पहले आपको समझना ये जरूरी है कि भग्नाशा या कुंठा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति की कोई तीव्र आवश्यकता हो और उस आवश्यकताओं में अचानक कोई रुकावट या बाधा आ जाती है, तो वैसी स्थिति में जो एक तनाव उत्पन्न होता है या जो व्यक्ति की मनोस्थिति होती है वो भग्नाशा या कुंठा के कारण होती है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण आपको ये समझना है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं में रुकावट के कारण क्या क्या हो सकते हैं। आपको पता है सामाजिक कारण भी हो सकता है, नैतिक आपके आदर्श भी हो सकते हैं, विरोधी इच्छाएं भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जैसे मान लीजिए एक लड़की पढ़ना चाहती है तो वैसी स्थिति में सामाजिक कारण उसके पढ़ने में बाधक हो सकते हैं, नैतिक आदर्श भी उसके बाधक हो सकते हैं, विरोधी इच्छाएं यानी उसके लिए अपन कह सकते हैं पढ़ना भी और अन्य कार्य भी करना, तो वो विरोधी इच्छाएं भी उसके रुकावट का कारण हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सही हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय कौन सा है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष उपाय देखना है आपको। आपको इसका आंसर देने से पहले आपको ये जरूर पता होना जरूरी है कि प्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं और अप्रत्यक्ष उपाय कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आता है विश्लेषण एवं निर्णय, मार्ग बदलना भी इसके अंतर्गत आता है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन भी प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है। लेकिन आपको पूछा किसका लिया गया? अप्रत्यक्ष उपाय के बारे में। तो व्यक्ति की जो युक्तियाँ होती है उसके अंतर्गत हो गया अप्रत्यक्ष उपाय प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, जो भी चैनल पर नहीं प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व का वह प्रकार जो सबसे कम सुस्पष्ट एवं कम संगठित होता है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है गौणशील गुण जिसको अपन सेकेंडरी ट्रेट्स भी कह सकते हैं। प्रधानशील गुण को अपन क्या कह सकते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स। और फिर है इसमें सतहीशील गुण, ठीक है, और एक प्रमुखशील गुण। प्रमुखशील गुण और प्रधानशील गुण दोनों एक ही है। यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो सबसे कम सुस्पष्ट एवं कम संगठित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
गौणशील गुण जो होता है वो सबसे कम स्पष्ट होता है, यानी ओलपोर्ट ने 3 विशेषकों की बात की थी। एक तो प्रधानशील गुण, सेकंड था इन्होंने कहा केंद्रीयशील गुण, और थर्ड था गौणशील गुण। तो प्रधान जो होता है इसमें व्यक्ति की व्यक्तित्व की पहचान केवल एक गुण के आधार पर ही हो जाती है, जैसे अहिंसा के लिए महात्मा गांधी, और तानाशाही के लिए हिटलर, और वात्सल्य के लिए अपन कह सकते हैं मदर टेरेसा। तो यहाँ पे उसके आधार पर जो पहचान होती है वो प्रधान या कार्डिनल ट्रेट्स के अंतर्गत आती है। केंद्रीयशील गुण के अंतर्गत किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए एक से अधिक शील गुणों की आवश्यकता होती है। और गौणशील गुण, ये जो शील गुण होता है सभी व्यक्तियों में सामान्यतः देखने को मिलता है। तो वैसी स्थिति में जो गुण सभी लोगों में देखने को मिले, जैसे भोजन करना किसे पसंद है, वो सभी के लिए, तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते। तो वो सबसे कम स्पष्ट विशेषक के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, आपको देखना है। इसमें पहला आपके सामने ऑप्शन है, इसकी आपको पता है कि जो फ्राइड की साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी थी उसमें उसने कुल कितनी अवस्थाओं की बात की। इसको पंच अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको पंच अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। इसने सुखदायक भावनाओं का केंद्र प्रत्येक अवस्था में अलग अलग माना है। तो यहाँ पे उसका क्रम आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए इसमें ए ऑप्शन मुखीय, गुद्धीय, जननेंद्रिय, लैंगिक और अव्यक्त अवस्था। ब है मुखीय, लैंगिक, गुद्धीय, अव्यक्त, जननेंद्रिय अवस्था। स है यहाँ पे मुखीय, गुद्धीय, लैंगिक, जननेंद्रिय और अंतिम है अव्यक्त अवस्था। और द आपके सामने मुखीय, गुद्धीय, लैंगिक, सुषुप्त और जननेंद्रिय अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द। पहली अवस्था जो है वो कौन सी है, मुख्य अवस्था। मुख्य जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, ओरल स्टेज, ठीक है। दूसरी जो अवस्था होती है गुद्धीय अवस्था, जिसको एनल स्टेज कहते हैं। तीसरी जो अवस्था है लैंगिक अवस्था, जिसको फैलिक स्टेज कहते हैं। चौथी जो अवस्था है वो है अव्यक्त या सुषुप्त अवस्था, जिसको अपन कह सकते हैं लेटेंसी स्टेज। और अंतिम जो पांचवी अवस्था है वो है जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। तो ये उन्होंने 5 अवस्थाओं की बात की थी। अभी हाल ही में रीट में आपको इस रूप में पूछा गया था इनका नाम। तो पहले आप इसको क्रम को याद कर ले, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बुद्धि का जो पास मॉडल किसने दिया। बुद्धि का जो पास मॉडल है वो किसने दिया। आपके सामने ऑप्शन है पॉल कोस्टा, ब जेनसन, स जेपी दास और द स्टनबर्ग। तो बुद्धि का जो पास मॉडल है वो जेपी दास के द्वारा दिया गया। पास मॉडल के अंतर्गत जेपी दास और इसके साथी थे नागलेरी एवं किर्बी। उन्होंने कितनी तंत्रिकाओं की बात की, 3 तंत्रिकीय क्रियाओं की बात की थी। इसमें कि व्यक्ति जो संक्रियाएं करता है वो 3 तंत्रिकीय क्रियाओं द्वारा करता है। और यहाँ पे इन 3 तंत्रिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, इसमें सबसे पहली जो है वो है अराउजल, या अपन इसको कह सकते हैं अटेंशन। सेकंड है ये जो अपन कह सकते हैं, और तीसरा है प्लानिंग है। तो इसमें सबसे पहली जो आ जाएगी इसमें भाव प्रबोधन, यानी अपन कह सकते हैं चालकता। दूसरा है इसकी प्रक्रिया सहकालिक और अनुक्रमिक। अगर आप पास मॉडल को सिद्धांत को पूरा क्लियर देखना चाहते हो तो अपने इसी चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, आपको बुद्धि का पास मॉडल मिल जाएगा जिसको विस्तार से समझा गया है। और प्लानिंग का मतलब यहाँ पे योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संबंध में सही है। निर्मितवाद, जिसको अपन संरचनावाद भी कह सकते हैं, या निर्मितवाद, या अपन कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। आपको इसके संबंध में सही कथन पूछा है कि, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ज्ञान विशेषज्ञों के द्वारा दिया जाता है। निर्मितवाद के अंतर्गत ज्ञान दूसरा कोई व्यक्ति नहीं देता है। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। इसके अंतर्गत बालक स्वयं अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण
करता है या हो सकता है वह लोगों से अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं होता है। फिर अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। ये विचारधारा ये मानती है कि जो सीखने वाला है उसके अंदर वो अंतःक्रिया करता है, चाहे वो सामाजिक हो सकती है, वातावरण के अंतर्गत हो सकती है, उसके द्वारा उसका ज्ञान का निर्माण होता है। फिर ज्ञान विभिन्न कौशलों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, ज्ञान स्थानांतरित नहीं किया जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। अंतिम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार उत्साही, खुश मिजाज एवं आशावादी कौन से द्रव्य की प्रधानता वाले व्यक्ति की पहचान है? पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि व्यक्तित्व के कई उपागम है, जिसके अंतर्गत प्रारूप उपागम एक तो अपना चलता है, कौन कौन सा? प्रारूप उपागम। दूसरा चलता है अपना विशेषक उपागम। तीसरा उपागम अपना चलता है मनोगतिक उपागम। और उसके बाद में आ जाता है अपना नव फ्राइडवादी उपागम। और अंतिम अपने आ जाते हैं व्यवहारवादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिप्पोक्रेटिस का जो सिद्धांत है वो कौन से उपागम के अंतर्गत आता है। तो हिप्पोक्रेटिस का जो उपागम है वो प्रारूप उपागम के अंतर्गत आता है। हिप्पोक्रेटिस का जो सिद्धांत कौन से उपागम आता है? प्रारूप उपागम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने ये जो गुण बताए हैं, कौन कौन से? उत्साही, खुश मिजाज, आशावादी, ये आ जाते हैं रक्त द्रव की प्रधानता वाले में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? रक्त द्रव की प्रधानता वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। तो टेस्ट सीरीज कैसी लगी अपने कमेंट में ज़रूर अपना मैसेज करें और बताएं। और जो भी चैनल बने प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।